Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Archita and welcome to another class, another session of Bharatiya Nyaya Sanhita. I hope I am perfectly audible and visible to all of you. एक बार एक quick tech check कर लेते हैं जल्दी से. If everything is good to go. Yes, I think everything is good to go. ठीक है, चलिए. So basically पिछली क्लास में हम आपकी जो definitions हैं सेक्शन नंबर 2 की राइट उनको डिस्कस कर रहे थे, उनको समझ रहे थे. तो आज उन्हीं डेफिनेशंस को हम आगे पढ़ना, आगे डिस्कस करना कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, तो लास्ट एज फार एज आई रिमेंबर जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे वो क्लॉज नंबर 4 की डेफिनेशन थी आपकी, जिसमें हमने काउंटरफीट के बारे में पढ़ा था. यानी कि किसी भी ओरिजिनल चीज की नकल करना, कोई भी नकली सामान बनाना क्या होता है और किस तरीके से काउंटरफीट आपका काम करता है. नाउ आज जो हम पहली डेफिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका क्लॉज नंबर 5, जिसमें आपको कोर्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि न्यायालय क्या होता है. अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे जो बेयर एक्ट में आपको प्रोवाइड की गई है, तो वहां पे कई सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि कोर्ट का मतलब क्या होता है, कौन कौन लोग आपके कोर्ट के डेफिनेशन में काउंट किए जाते हैं. इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो देखिए जो एक जज होता है, ठीक है, यानी कि जो एक न्यायाधीश होता है आपका, जिनके पास ये पावर होती है कि वो सिविल या क्रिमिनल केसेस में क्या कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, केसेस की सुनवाई कर सकते हैं और सुनवाई करने के बाद वो फैसला सुना सकते हैं, जजमेंट सुना सकते हैं. तो ऐसी कोई भी जगह जहां पे कोई जज ये काम बैठ के कर रहा होता है, उसी जगह को हम क्या कह देते हैं, कोर्ट कह देते हैं. तो ये जो पहली वाली डेफिनेशन है, ये जो पहला वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इससे हमको एक बात ये समझ में आती है कि कोर्ट का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि जिस बिल्डिंग के बाहर न्यायालय लिखा हुआ है, जिस बिल्डिंग के बाहर कोर्ट लिखा हुआ है, सिर्फ उसी जगह को कोर्ट माना जाएगा. इस लाइन से हमें ये बात पता चलती है कि ऐसी कोई भी जगह जहां पे कोई भी जज बैठ के क्या कर रहा है, केसेस की, मैटर्स की सुनवाई कर रहा है, ऐसी कोई भी जगह जहां कोई जज बैठ के डिसीजन दे रहा है, फैसले वगैरह दे रहा है, ऐसी हर एक जगह क्या मानी जा सकती है, कोर्ट मानी जा सकती है. मुझे अभी भी याद है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था. एक बूढ़े माँ बाप होते हैं, एक बूढ़े सास ससुर होते हैं, जिनके खिलाफ उनकी बहू ने सेक्शन 498A आईपीसी का केस करा हुआ होता है. केस काफी लंबे समय से कोर्ट में चल रहा होता है और वो बूढ़े माँ बाप एक दिन कोर्ट में जाते हैं केस की सुनवाई करने के लिए. लेकिन जो ससुर होता है वो एक्चुअल में व्हील चेयर के ऊपर होता है. एंड जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में जो कोर्ट्स हैं वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है कि आप व्हील चेयर वाले लोगों को आराम से अंदर लेके चले गए. तो बेचारे सास ससुर कोर्ट पहुंच तो गए थे, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं जा पा रहे थे यहाँ पे जजमेंट देखने के लिए या केसेस की सुनवाई वगैरह करवाने के लिए. ठीक है, तो ऐसे में होता यह है, जब अंदर बैठे जज को ये बात पता चलती है, वो खुद बाहर निकल के आते हैं यहाँ पे और बाहर सड़क पे आके वो फैसला सुनाते हैं कि भाई दोनों सास ससुर को सेक्शन 498A आईपीसी के केस में, मुकदमे में बरी किया जाता है, छोड़ा जाता है. तो इसका मतलब यह है कि वो जो जगह थी ना सड़क पे, जहां पे वो जज आए, उन्होंने आके फाइनल जजमेंट सुनाया, फाइनल फैसला सुनाया, वो जगह भी क्या मानी जा सकती है, कोर्ट मानी जा सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोर्ट या न्यायालय का मतलब किसी बिल्डिंग से नहीं होता है, किसी जगह से नहीं होता है. कोई भी जगह कोर्ट हो सकती है जहां पे जज बैठ के सुनवाई करते हैं या मैटर में अपना डिसीजन सुनाते हैं. दूसरी बात यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो आपके बॉडी ऑफ जजेस होते हैं, देखिए जैसे हम हाई कोर्ट में देखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, डिवीजन बेंच होती है, 2 जजेस एक साथ बैठ के केसेस की सुनवाई कर रहे होते हैं, डिसीजन दे रहे होते हैं. हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट में, 5 जजेस एक साथ बैठ के केसेस की सुनवाई कर रहे होते हैं, डिसीजन दे रहे होते हैं. ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपका जजेस का एक ग्रुप है, एक समूह है ना, ये जो आपका एक बॉडी ऑफ जजेस है जो कि बैठ के जुडिशरी के काम कर रहा है, केसेस की सुनवाई कर रहा है, फैसले दे रहा है. तो जहां पे ये लोग बैठ के काम कर रहे हैं, वो जगह भी क्या मान ली जाएगी, आपकी जो है कोर्ट यहाँ पे मान ली जाएगी. तो कुल मिला के कोई भी ऐसी जगह जहां पे कोई भी जज अपने जुडिशरी के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा होता है, जहां पे भी आप अपने न्यायिक कार्यों को कर रहे होते हो, वो जगह क्या हो जाती है, कोर्ट हो जाती है. तो वापस से मैं क्लियर कर रही हूं कि किसी बिल्डिंग के बाहर कोर्ट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही कोर्ट माना जाएगा.
कोई भी जगह कोर्ट हो सकती है जहां पे जजेस बैठ के अपने जुडिशियल फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अगली डेफिनेशन है क्लॉज नंबर 6 में, जिसमें आपको डेथ का मतलब बताया गया है। देखो, जब जब आप भारतीय न्याय संहिता में डेथ वर्ड देखोगे या डेथ वर्ड यहां पे पढ़ोगे, मतलब कि मृत्यु के बारे में जब जब बात किया जा रहा होगा, तो डेथ का मतलब, मृत्यु का मतलब हमेशा सिर्फ एक इंसान की मृत्यु से होता है। अगर कहीं पे कोई कुत्ता मर गया है, कहीं पे कोई जानवर मर गया है ना, कहीं पे कोई चिड़िया, कोई पक्षी, कोई भी चीज मर गई है, तो उनके मरने को हम भारतीय न्याय संहिता में एड्रेस नहीं करते हैं। उनका मरना या उनकी मौत या उनकी मृत्यु या उनकी डेथ भारतीय न्याय संहिता में डेथ नहीं मानी जाती है। तो जब भी हम डेथ की बात कर रहे हैं या जब भी आप भारतीय न्याय संहिता में डेथ वर्ड के बारे में पढ़ रहे हो, हमेशा ध्यान रखना कि वो एक इंसान की मौत के बारे में या एक इंसान की डेथ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, कि कोई इंसान मरा होगा, किसी इंसान की डेथ कॉज की गई होगी, मतलब कि जानवरों की मौत या जानवरों की डेथ या उनकी मृत्यु भारतीय न्याय संहिता में काउंट नहीं की जाती है। अब आ जाइए क्लॉज नंबर 7 पे, जिसमें आपको डिसऑनेस्टली का मतलब बताया गया है। ठीक है, अच्छा, डिसऑनेस्टली की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से कई बार आपसे अलग अलग एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। देखो, यहां पे जो डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन है थोड़ी अलग तरीके से आपको दी गई है। इन्होंने आपको ये नहीं बताया है कि बेईमानी करना क्या होता है, डिसऑनेस्टली करना क्या होता है। इन्होंने आपको ये बताया है कि कोई भी पर्सन ने बेईमानी करी है या किसी भी पर्सन ने डिसऑनेस्टली कोई चीज करी है, ऐसा हम कब कहेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जब भी कोई पर्सन किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाता है ना। हिंदी में अगर हम देखते हैं तो अगर आपने किसी पर्सन को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है, रॉन्गफुल गेन पहुंचाया है, या फिर आपने किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया है, यानी कि गलत तरीके से हानि पहुंचाई है, तो हम कहते हैं कि आपने वो चीज डिसऑनेस्टली करी है, बेईमानी के साथ करी है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे कि मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, और ये बी है। बी जो है वो एक अभी नया नया मोबाइल फोन यहाँ पे परचेज करके लेके आया है। ठीक है, अब ए जो है वो इस चीज को देखता है कि बी के पास नया नया मोबाइल फोन है, और ए का कहीं ना कहीं ईमान इस चीज को देख के डोल जाता है। तो ए का मन करता है कि अब ये मोबाइल फोन मैं ले लूं, मैं इसको यहाँ पे चुरा लूं। तो जैसे ही ए देखता है कि बी नहीं देख रहा है, या बी जैसे ही अपना मोबाइल फोन टेबल पे छोड़ के जाता है, ए तुरंत क्या कर लेता है, उस मोबाइल फोन को यहाँ पे ले लेता है। ठीक है, अब ऐसे देखो तो आप कहोगे कि ये चोरी का अपराध हुआ है, ये चोरी का ऑफेंस यहाँ पे किया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें यहाँ पे समझना है डिसऑनेस्टली वर्ड का क्या मतलब होता है इस एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, देखिए ये जो मोबाइल फोन था जो ए ने चुराया, उस मोबाइल फोन पे एक्चुअल में हक किसका है, वो मोबाइल फोन कौन ओन करता है, वो मोबाइल फोन किसके पास रहना चाहिए, कौन उस मोबाइल फोन को यूज कर पाना होना चाहिए। सीधा सा जवाब निकल के आएगा बी। भाई बी ने जब पैसे खर्चे हैं, बी ने एक मोबाइल फोन खरीदा है, तो सीधी सी बात है वो उस मोबाइल फोन का मालिक है, वो ओनर है, तो मोबाइल फोन भी उसी के पास रहना चाहिए यहाँ पे, और वो उस मोबाइल फोन को यूज भी कर पाना होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ए ने क्या करा है, ए ने बी का मोबाइल फोन ले लिया है। अब अगर हम एक सवाल यहाँ पे पूछें कि क्या ए उस मोबाइल फोन को यहाँ पे डिजर्व करता है, या क्या ए के पास वो मोबाइल फोन रहना चाहिए, जवाब निकल के आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ए ने ना तो उस मोबाइल फोन को खरीदने के पैसे दिए हैं, यानी कि ना तो वो उस मोबाइल फोन का मालिक है, ना ही हम ऐसा कह सकते हैं कि बी ने ए को मोबाइल फोन दिया है। देखो, एक बात अलग होती है कि सामने वाला पर्सन आपको अपना फोन कुछ देर को चलाने के लिए दे दे, या आपको अपना फोन उधार दे दे, या आपको जो है अपना फोन यहाँ पे गिफ्ट कर दे। यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। मतलब कुल मिला के ए ने बी का मोबाइल फोन ले लिया है, जिसे यूज करने का, जिसे अपने पास रखने का हक ए के पास बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अब आप एक बात समझिए कि जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई भी पर्सन क्या करता है, किसी ऐसी संपत्ति को ले लेता है, किसी ऐसी प्रॉपर्टी को ले लेता है जिसे लेने का उसके पास कोई हक नहीं होता है, कोई राइट नहीं होता है, क्योंकि ना तो वो उसको प्रॉपर्टी सौंपी गई है,
ना उसने उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे खरीदा है। गलत तरीके से जब भी तुम किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को ले लेते हो तो हम ऐसा कहते हैं कि तुमने अपने आप को क्या पहुंचाया है, तुमने रॉन्गफुल गेन पहुंचाया है। गलत तरीके से तुम अपने आप को लाभ पहुंचा रहे हो, क्योंकि तुम एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसी संपत्ति ले रहे हो जो तुम लेना डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि ना तो आपने उसके पैसे दिए हैं, ना सामने वाले ने वो प्रॉपर्टी आपको यहां पे दी है। और वहीं अगर हम देखें तो रॉन्गफुल गेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल गेन का ऑपोजिट ये हो जाएगा कि बी को यहां पे गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया गया है। भाई बी ने उस फोन के पैसे भरे हैं, बी उस फोन का मालिक है, तो कायदे से फोन किसके पास रहना चाहिए? बी के पास रहना चाहिए। फोन यूज कौन कर पाना चाहिए? बी कर पाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो तो पा रहा नहीं है। गलत तरीके से बी को अपनी ही प्रॉपर्टी से, अपनी ही संपत्ति से दूर रखा जा रहा है, वंचित रखा जा रहा है कि वो अपने ही फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, राइट? तो जब गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये रॉन्गफुल लॉस बन जाता है। तो डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि इस एग्जाम्पल में ए ने अपने आप को रॉन्गफुल गेन पहुंचाया है, गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है, बी को उसने गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है, रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया है, तो ये यहां पे जो ए ने किया है हम कहेंगे उसने डिसऑनेस्टली किया है, उसने बेईमानी के साथ किया है। ठीक है, डिसऑनेस्टली, क्योंकि क्या होता है, बेईमानी क्या होती है, ये आपको बताया नहीं जा सकता। ये एक इंसान का मेंटल स्टेट होता है, ये किसी की दिमाग की परिस्थिति होती है। डिसऑनेस्टली या बेईमानी से जब कोई चीज की जाती है उसको बस समझा जा सकता है। समझोगे कैसे? समझना इसी तरीके से होता है, यही आपको डेफिनेशन कह रहा है कि कोई भी चीज बेईमानी से की गई है, कोई भी चीज डिसऑनेस्टली से की गई है, ऐसा हम तब कहेंगे जब आप किसी पर्सन को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं और किसी पर्सन को गलत तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। वहां पे आपने डिसऑनेस्टी दिखाई है, वहां पे आपने बेईमानी दिखाई है, या ऐसा कह लो कि वहां पे तुमने डिसऑनेस्टी के साथ, बेईमानी के साथ काम किया है, तो वो आपका डेफिनेशन यहां पे मान लिया जाएगा। ठीक है, तो डिसऑनेस्टी में आप लोग ध्यान रखेंगे कि डिसऑनेस्टी अपने आप में क्या होता है, ये आपको कहीं पे भी बताया नहीं गया है। ठीक है, डिसऑनेस्टी क्या होता है ये नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया है कि जहां रॉन्गफुल गेन होता है, जहां रॉन्गफुल लॉस होता है, वो चीज डिसऑनेस्टी मानी जाती है, बेईमानी मानी जाती है। अगली डेफिनेशन पे आ जाइए, वो है क्लॉज नंबर 8 की डेफिनेशन। इसमें आपको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, दस्तावेज का मतलब यहां पे क्या होता है। अब देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अपने अराउंड जरा नजर घुमा के देखिए, कोई भी ऐसी चीज आपको दिख रही है, इवन ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है जिसमें मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूं, आपका मोबाइल फोन जो आपको दिख रहा है, आपके पास में हो सकता है शायद टीवी या एसी का रिमोट पड़ा हुआ होगा, वो हो सकता है, कोई कागज का पेपर हो सकता है, ठीक है, कोई दीवार हो सकती है ना, कोई वॉल हो सकती है, आपकी जमीन हो सकती है, एनीथिंग। तो डॉक्यूमेंट वर्ड ये कहता है कि देखो, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, एनी सब्सटेंस यानी कि कोई भी वस्तु। तो ये सारे मैंने आपको क्या करे, ये मैंने सारे आपको वस्तुओं के एग्जाम्पल दिए हैं, सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल दिए हैं। कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जहां पे कुछ भी लिखा हुआ है, जहां पे कुछ भी डिस्क्राइब किया हुआ है, जहां पे कुछ भी एक्सप्रेस किया हुआ है। भाई एसी के रिमोट पे या टीवी के रिमोट पे भी कुछ ना कुछ तो लिखा होता ही है ना, वहां पे भी कुछ ना कुछ वो आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस बटन से टीवी का वॉल्यूम बढ़ता है, इस बटन से एसी का टेम्परेचर घटता है, इस बटन से जो है एसी की हवा तेज हो जाती है। तो मोबाइल जो आपका रिमोट है एसी का या टीवी का, वो भी तो कुछ ना कुछ बताने की ही कोशिश कर रहा है ना। अगर आप यहाँ पे आमिर खान की तरह गजनी पिक्चर में दीवार के ऊपर तुम कुछ लिख दो, तो वहां पे भी आमिर खान गजनी पिक्चर में दीवार पे कुछ ना कुछ समझने के लिए, कुछ बताने के लिए ही चीजें लिख रहा होता है ना। तो डॉक्यूमेंट वर्ड देखो क्या कहता है, डॉक्यूमेंट की परिभाषा क्या कहती है कि किस चीज पे लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम आंखें घुमा के, तुम नजरें घुमा के कोई भी वस्तु उठा के देख लो, कोई भी सब्सटेंस उठा के देख लो जिसपे कुछ भी लिखा गया है, कुछ भी डिस्क्राइब किया गया है, कुछ भी एक्सप्रेस किया गया है, और चाहे किसी भी तरीके से किया गया हो, चाहे अक्षरों का, लेटर्स का इस्तेमाल करके किया गया हो, चाहे नंबर फिगर्स का इस्तेमाल करके किया गया हो, चाहे मार्क्स किसी तरीके का निशान का इस्तेमाल करके किया गया हो, या इन सब का मिक्स बना के किया गया हो, तो हर वो चीज क्या मान ली जाती है, आपकी डॉक्यूमेंट मान ली जाती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो मोबाइल फोन है वो भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, ये जो बोर्ड है ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, जो आपका एसी या टीवी का रिमोट है
वो भी एक तरीके से क्या माना जा सकता है, डॉक्यूमेंट माना जा सकता है, क्योंकि उस पे भी हमने बेसिकली क्या करा हुआ है, उस पे हमने कुछ ना कुछ बताने की, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने की, कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश की हुई है, लेटर्स का, फिगर्स का, या फिर यहाँ पे मार्क्स का इस्तेमाल करके। तो डॉक्यूमेंट का जो मतलब है, यहाँ पे इसमें भारतीय न्याय संहिता में ये चीज भी ऐड की गई थी कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे आपका मेल हो गया, अब अगर आप मोबाइल फोन में मेल खोलते हो तो मेल क्या होता है, मेल में भी तो आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, कोई ना कोई चीज आप बता रहे होते हो, एक्सप्रेस कर रहे होते हो। व्हाट्सएप की आपकी चैट हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे मानी जाती हैं। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है आपको यही चीज बताता है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आपको यही चीज बताता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता किस पे लिखा है, कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा गया है, डज नॉट मैटर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है जिसपे कुछ भी लिख के, बता के, डिस्क्राइब करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है, हर वो चीज क्या की जा सकती है, हर वो चीज डॉक्यूमेंट मानी जा सकती है। अच्छा, यहां पे एक और चीज आपको बताई गई है कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये जो अलग अलग चीजें आपकी डॉक्यूमेंट होती हैं, इन पे जो भी कुछ लिखा गया होता है, बताया गया होता है, हो सकता है इन द फ्यूचर हम इसको किसी कोर्ट में एज अ एविडेंस, एज अ सबूत भी यूज कर सके। कभी कभार ये जानबूझ के किया जाता है, कभी कभार ये अपने आप हो ही जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, दृश्यम पिक्चर में, ठीक है, दृश्यम मूवी में हमको ये दिखाया गया है कि अजय देवगन एक झूठी कहानी बताने के लिए कि जिस दिन शहर में एक मर्डर हुआ है, जिस दिन शहर में एक अपराध हुआ है, उस दिन वो और उसका परिवार शहर में थे ही नहीं। अब इस झूठ को सच बनाने के लिए अजय देवगन अपने परिवार को ले लेके जगह जगह पे घूमता है ना, कहीं पे वो पाव भाजी खा रहे हैं, कहीं पे वो बस का टिकट खरीद रहे हैं। तो वो सारी चीजें क्या हैं, आपने जो बस का टिकट खरीदा, आपने जो पाव भाजी रेस्टोरेंट में खाई, उसका जो बिल वगैरह बनाया, वो बिल, वो सारे बस के टिकट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि उस पे भी कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े पे कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। भाई रेस्टोरेंट के बिल पे लिखा हुआ है कि तुमने पाव भाजी खाई है, तुम्हारा बिल इतना आया है। बस के बिल पे, बस के टिकट पे लिखा हुआ है कि तुम यहां से यहां गए थे, इतना पैसा तुमने यहां पे दिया है। तो वो बिल भी क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट ही है एक तरीके का। अब उस मूवी में ऐसा ही दिखाया है कि अजय देवगन उन डॉक्यूमेंट्स को क्यों इकट्ठा कर रहा होता है, जानबूझ के इकट्ठा कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि इसी के बेसिस पे मैं अपने और अपने परिवार को बेगुनाह साबित कर सकता हूं। इसी के बेसिस पे मैं ये दिखा सकता हूं कि मैं तो शहर में था ही नहीं जिस दिन अपराध हुआ, जिस दिन लड़का गायब हुआ, जिस दिन लड़के का मर्डर हुआ। तो यहां पे आपको यही बात बताने की कोशिश की गई है सेक्शन में कि जब कोई पर्सन कोई डॉक्यूमेंट बना रहा होता है, हो सकता है वो जानबूझ के बना रहा है, क्योंकि आप इसको इन द फ्यूचर, आप भविष्य में इसको कोर्ट में एज एविडेंस यूज करना चाहते हो। लेकिन कभी कभार हमें नहीं पता होता है, कभी कभार हम जानबूझ के कोई एविडेंस नहीं बना रहे होते हैं, कभी कभार वो पता अपने आप, वो चीज जो है वो कोर्ट रूम में निकल के आ जाती है एज अ एविडेंस। एग्जाम्पल के तौर पे आज अगर एक लड़का लड़की व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, तो वो ये सोच के थोड़ी ना बातें कर रहे हैं कि कल को ये व्हाट्सएप चैट कोर्ट में एज अ एविडेंस यूज हो जाएगी। लेकिन कल को मान लो कि लड़का या लड़की में से जो रिलेशनशिप में है, कोई भी एक पार्टी सुसाइड कमिट कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है ना, दूसरे के ऊपर ब्लेम जाता है, तो दूसरी पार्टी अपने व्हाट्सएप चैट को ही लेके आएगी ना कि सर ये देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था सामने वाले पर्सन को आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, उकसाने के लिए। तो आज जब वो लड़का लड़की व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, आज उनको नहीं पता है कि कल को उनमें से एक सुसाइड कमिट कर लेगा और यही व्हाट्सएप चैट एविडेंस बन जाएगी कोर्ट के अंदर में जाके। लेकिन हाँ, हम उस व्हाट्सएप चैट को एज ए एविडेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जो भी चीज डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज है जिस पर कुछ भी लिखा गया है, कुछ भी बताया गया है, या तो आप जानबूझ के ऐसा उस पर कुछ कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो क्योंकि आप उसको फ्यूचर में एज अ एविडेंस, एज अ सबूत यूज करना चाहते हो, या फिर वो डॉक्यूमेंट बन चुका है, आपको ये नहीं पता है कि ये फ्यूचर में एज अ एविडेंस कोर्ट में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे इस बात से जो है फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो एविडेंस जानबूझ के बनाया या अनजाने में बनाया। कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में कोर्ट में एज अ एविडेंस यूज की जा सकती है, किसी तरीके का प्रमाण के रूप में यूज की जा सकती है, हर वो चीज क्या है, हर वो चीज आपकी डॉक्यूमेंट है। तो मैंने एग्जांपल्स जैसे कि आपको दे दिए
कि मोबाइल फोन है, इवन ये बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी चीज है, आप नजरें घुमा के देख लीजिए, कोई भी ऐसी चीज है जिसपे कुछ भी लिखा गया है, कुछ भी डिस्क्राइब किया गया है, कुछ भी एक्सप्रेस किया गया है ना, किस पे लिखा है, सब्सटेंस से फर्क नहीं पड़ता, वस्तु से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज जिसपे कुछ भी लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, हर वो चीज क्या है, डॉक्यूमेंट है। चाहे चेक हो गया, चाहे किसी तरीके का कोई अग्रीमेंट हो गया, कोई मैप हो गया, कोई डायरेक्शंस वगैरह हो गए, है ना, आप किसी पर्सन को यहाँ पे कोई रेसिपी वगैरह देते हो खाने पीने की बना के, हर वो चीज क्या मानी जा सकती है, आपकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मानी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है विच इज एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आपको ये बताता है कि देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस में, कुछ कस्टम्स में, कुछ किसी तरीके के प्रोफेशन में होता होगा कि आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो जो आम आदमी ना समझे। जैसे एक एग्जाम्पल को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप इंडिया में कोई माल बनाते हो, उसके बाद तुम उसको इंडिया में बना के बाहर के देश में भेजते हो, बाहर के देश में कोई चीज बनती है वो तुम लेके आके इंडिया के अंदर में बेचते हो, राइट। अब ये जो लोग हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, शिप्स के थ्रू, कार्गो के थ्रू अपना सामान यहां से वहां करते हैं, तो हो सकता है इनके पेशे में, इनके बिजनेस में, इनके प्रोफेशन में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो, कुछ वर्ड्स वगैरह का ये इस्तेमाल करते होंगे, किसी तरीके के डॉक्यूमेंट वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे जो शायद आपको और हमको समझ में ना आए, क्योंकि हम उस चीज में डील नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको और हमको समझ में नहीं आ रहा तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है। यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है कि कई बार क्या होता है, कई बार जो है कि कुछ अलग ही टाइप की भाषाओं का, अलग ही टाइप के शब्दों का, अलग ही टाइप के साइंस और मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोफेशन में। लेकिन उस बिजनेस में उन चीजों का कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, भले ही एक आम आदमी उन चीजों का मतलब यहाँ पे ना समझ पाए, ठीक है। तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, वो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो मान लिया जाएगा, राइट। यहाँ पे इसके बाद हम आ जाते हैं आपके क्लॉज नंबर 9 के ऊपर, जिसमें आपको बताया गया है फ्रॉड्यूलेंटली का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब ये दोनों डेफिनेशंस आपकी इंपॉर्टेंट हैं, डिसऑनेस्टली भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने बताया, और आपकी फ्रॉड्यूलेंटली भी इंपॉर्टेंट है। क्लॉज नंबर 9 की डेफिनेशन, ठीक है। फ्रॉड्यूलेंटली आपको बेसिकली बताता है, जैसे आप चीटिंग का अपराध देखोगे यहाँ पे, ठीक है, चीटिंग का अपराध हो गया, तो चीटिंग के अपराध में ये वर्ड आपको देखने को मिलता है फ्रॉड्यूलेंटली। यहाँ पे अगेन जैसा हमने डिसऑनेस्टली में देखा, बेईमानी में देखा, इन्होंने यहाँ पे भी आपको नहीं बताया हुआ है कि फ्रॉड्यूलेंटली का मतलब क्या होता है। इन्होंने सिंपल सा इतना लिखा हुआ है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को धोखा देता है, जब आप किसी को चीट करते हैं, जब आप किसी को धोखा देते हैं, है ना, और जब भी आप धोखा देके या चीट करके किसी के साथ कोई अपराध करोगे तो वो क्या बन जाता है, वो फ्रॉड्यूलेंटली बन जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। आपने सामने वाले पर्सन को या किसी व्यक्ति को कोई पेंटिंग बेची, आपने ऐसा दिखाया, आपने ऐसा जताया कि वो पेंटिंग किसी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट ने बनाई हुई है, और ऐसा करके आपने उस पर्सन को वो पेंटिंग बेच दी, लेट्स से 50,000 रुपए में, जबकि उस पेंटिंग की असल कीमत सिर्फ 500 रुपए थी। तो यहाँ पे आपने बेसिकली उस पर्सन के साथ क्या किया है, उसको धोखा दिया है, आपने उसके साथ चीट किया है, आपने उसके साथ जो है धोखाधड़ी यहाँ पे की है, धोखा देके आपने उससे 500 रुपए की पेंटिंग के 50,000 रुपए ले लिए, ठीक है। अब ये जो हरकत आपने यहाँ पे की, किसी को धोखा देके, किसी को चीट करके आपने उनसे कुछ ले लिया, तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है, ये जो चीज आपने करी है, इसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि आपने फ्रॉड्यूलेंटली उस चीज को किया है, आपने कपट पूर्वक उस चीज को किया है, आपने किसी पर्सन के साथ धोखाधड़ी यहाँ पे की है, ठीक है। तो फ्रॉड्यूलेंटली पे देखो क्या होता है, एक तरीके का मेंजरिया होता है। जैसे डिसऑनेस्टली मेंजरिया होता है, वैसे ही फ्रॉड्यूलेंटली भी मेंजरिया होता है। किसी पर्सन ने धोखा देने के इंटेंशन से कोई चीज की है, चीट करने के इंटेंशन से कोई चीज की है, ये कैसे साबित करोगे? अगेन सिचुएशन देखनी पड़ेगी, सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे। अगर सिचुएशन, अगर सर्कमस्टांस देख के ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये व्यक्ति ने इस व्यक्ति ने जो है किसी को धोखा देने के लिए, किसी को चीट करने के लिए कोई चीज की है, तो हम कह देते हैं कि भाई तुमने फ्रॉड्यूलेंटली उस चीज को किया है ना। तो फ्रॉड्यूलेंटली में क्या आ जाता है, फ्रॉड्यूलेंटली में जो आपका धोखा देने वाला इंटेंशन है वो यहां पे आ जाता है। अगर आप ये नहीं साबित कर पाए
कि मैंने आपको धोखा देने के इरादे से या धोखा देने के उद्देश्य से कोई चीज की है, तो आप ये भी नहीं साबित कर पाएंगे कि मैंने फ्रॉड्यूलेंटली वो चीज करी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने डाला हुआ है कि मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे मनी की जरूरत थी, तो मैं आपकी दुकान पे, आप एक ज्वेलर हैं, मैं आपकी दुकान पे एक सोने का हार लेके आई, एक गोल्ड का नेकलेस लेके आई, और वो एक्चुअल में गोल्ड का नेकलेस है नहीं, फेक ज्वेलरी है वो, लेकिन मैंने आपको ऐसा बताया कि वो ओरिजिनल सोने का हार है, वो एक्चुअल में गोल्ड ज्वेलरी है, और वो गोल्ड ज्वेलरी मैं आपको बेच के चली गई यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने आपको धोखा दिया, मैंने आपको चीट किया। तो जैसे ही ये धोखा, ये चीटिंग वाली चीज इन्वॉल्व हुई, हम ये कह देंगे कि मैम ने क्या करा है, मैम ने ये चीज फ्रॉड्यूलेंटली करी है, मैम ने फ्रॉड्यूलेंटली तरीके से यहाँ पे एक्ट किया है। तो जो जो चीज, जहां जहां पे चीटिंग दिखती है, जहां जहां पे भारतीय न्याय संहिता में किसी भी अपराध में चीटिंग दिखता है, जहां जहां पे धोखा देना दिखता है, हम कह देते हैं कि वो अपराध फ्रॉड्यूलेंटली किया गया है। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। क्लॉज नंबर 10 है, इसमें आपको जेंडर का मतलब बताया गया है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में जो जेंडर की डेफिनेशन है उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, जो पहले आईपीसी की डेफिनेशन थी जेंडर की, उसमें आपको यह बताया गया था कि इस कानून में आप ही वर्ड कई बार पढ़ोगे, ही, HE वर्ड जो है आप कई बार यहां पे पढ़ोगे। और देखो, आमतौर पे क्या होता है, जो हम बेसिक इंग्लिश की अगर बात करते हैं, तो बेसिक इंग्लिश में ही वर्ड यूज किया जाता है आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए। शी वर्ड यूज किया जाता है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, यही हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन लॉ में ऐसा नहीं होता है। भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है कि आप इस कानून में भी कई बार ही वर्ड पढ़ोगे, आप इस कानून में भी कई बार ही वर्ड के बारे में रीड करोगे, लेकिन जब जब आप ही वर्ड के बारे में पढ़ें तो ये मत समझना कि हम सिर्फ आदमियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में ही वर्ड का मतलब होता है चाहे एक आदमी हो, चाहे एक औरत हो, और चाहे एक ट्रांसजेंडर पर्सन ही क्यों ना हो। ये नया एडिशन है। आईपीसी में ही वर्ड सिर्फ मेल और फीमेल के बारे में बात करता था, ट्रांसजेंडर उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। ट्रांसजेंडर अब ऐड हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, क्योंकि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की उसी डिसीजन को, और उसके बाद ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट भी सरकार लेके आई थी 2019 में। तो उसी बदलाव को, उसी चेंज को ध्यान में रखते हुए ही वर्ड में ट्रांसजेंडर को भी यहां पे इंक्लूड कर दिया गया। तो जब जब आप ही वर्ड पढ़ें भारतीय न्याय संहिता में, ये मत समझना कि वो सिर्फ एक पुरुष के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ एक मेल पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ही वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, ही वर्ड का मतलब चाहे एक आदमी हो, चाहे एक औरत हो, या फिर चाहे एक ट्रांसजेंडर पर्सन ही क्यों ना हो। अच्छा, यहां पे एग्जाम में आपसे एक और सवाल बन सकता है कि ट्रांसजेंडर कौन होता है, या ट्रांसजेंडर से मतलब क्या होता है। अब देखिए, भारतीय न्याय संहिता में ट्रांसजेंडर वर्ड आपको नहीं बताया गया है क्या होता है इस वर्ड का मतलब। तो यहां पे इन्होंने आपसे कहा है कि जो ये सरकार का सेंट्रल लॉ है, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, इस कानून में हमने बताया है ट्रांसजेंडर वर्ड का मतलब, तो वहीं जाके पढ़ लेना। तो आपसे एग्जाम में ट्रांसजेंडर का मतलब नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय न्याय संहिता में जो ट्रांसजेंडर वर्ड यूज्ड है उसका मतलब समझने के लिए हम कौन से कानून को रेफर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांसजेंडर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, उस कानून को रेफर किया जाता है ट्रांसजेंडर वर्ड का मतलब समझने के लिए। ठीक है, क्लॉज नंबर 11 पे आ जाइए। इसमें आपको बताया गया है गुड फेथ, राइट। अब देखो, गुड फेथ का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर बताऊं, गुड फेथ में दो चीजें आ जाती हैं। पहला, जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज को, ऐसा कह लीजिए, बुरे उद्देश्य से करता है, बुरे मन से करता है, लीगल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मैलिस के साथ करता है। जैसे तुमने किसी पर्सन के ऊपर अगर झूठा केस फाइल कर दिया, तो क्लियरली तुम उसके लिए अच्छा तो सोच नहीं रहे हो, मतलब तुम बुरा ही सोच रहे हो उस आदमी का करने के बारे में। और आपको भी पता है कि झूठा केस फाइल करके आप बेसिकली उस आदमी को परेशान करना चाहते थे। मतलब आपके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में बुरे इंटेंशंस हैं उस पर्सन के लिए, मैलिस रखते हो आप उस पर्सन के लिए अपने दिमाग में। ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज हो जाती है। दूसरा हो जाता है
कि जब आप क्या करते हैं, किसी भी तरीके से लापरवाही दिखाते हैं, नेग्लिजेंस दिखाते हैं। अब अगर क्लॉज नंबर 11 क्या कहता है कि अगर आपने बुरे इरादे के साथ, बुरे इंटेंशन के साथ कोई भी चीज करी है, जहां पे मैलिस देखने को मिलता है ना, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आपने किसी भी तरीके से अगर लापरवाही दिखाई होती है, आपने किसी भी तरीके से अगर लापरवाही दिखाई होती है, तो हम ये कह देते हैं कि आपके पार्ट पे गुड फेथ नहीं था। यहां पे दो वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एज इट इज ये सवाल आपका प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि गुड फेथ में करी गई चीज का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन प्रॉपर केयर के साथ, ठीक है, केयर का मतलब क्या होता है, जब आप सावधानी के साथ कोई चीज करते हैं, ध्यान पूर्वक यानी कि अटेंशन रख के कोई चीज करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका क्या है, आपका गुड फेथ है। और जहां आपने ध्यान नहीं रखा, जहां आपने लापरवाही बरती, जहां आपने अटेंशन नहीं रखा, जहां आपने सावधानी नहीं रखी, तो मतलब आपने वो चीज क्या करी है, गुड फेथ में नहीं करी है। तो इसके जो दो यूजुअली क्लासिक एग्जांपल्स होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि सिंपल भाषा में अगर प्रैक्टिकली हम इसको समझने की कोशिश करें, जब कोई पर्सन लापरवाही दिखाता है, इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करता है, ठीक है, अपने काम को ठीक तरीके से नहीं करता है, तो हम कह देते हैं कि भाई तुम क्या हो, तुम लापरवाह हो, तुम नेग्लिजेंट हो, मतलब तुम गुड फेथ में काम नहीं कर रहे। सिमिलरली जब कोई पर्सन जानबूझ के किसी को परेशान या हैरास करने की कोशिश करता है, आप किसी के बारे में अच्छे उद्देश्य, अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते हो, यानी कि आप अपने दिमाग में उनके लिए मैलिस रखते हो, आप उनको किसी तरीके से परेशान करना चाहते हो, तो वहां पे भी गुड फेथ वर्ड को यूज किया जाता है कि आपने मतलब ये चीज गुड फेथ में नहीं की हुई है। क्योंकि वो भी एक तरीके से यही मतलब हुआ ना कि आप अगर जानबूझ के किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी के ऊपर झूठा केस फाइल कर रहे हैं, मतलब आप प्रॉपर केयर और अटेंशन के साथ एक्ट नहीं कर रहे हैं, जानते हुए चीज को गलत तरीके से कानून का मिसयूज कर रहे हैं आप यहां पे। तो गुड फेथ में ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, दैट इज ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, ड्यू केयर एंड अटेंशन यहां पे है कि कुल मिला के एक पर्सन से उम्मीद की जाती है कि भाई तुमको केयरफुली यानी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना होता है, एक्ट करना होता है। और जब जब व्यक्ति ये दोनों चीजें नहीं करेगा, तो हम क्या कह देते हैं, हम क्या कह देते हैं कि आपने वो चीज क्या करी है, गुड फेथ में नहीं करी है। ठीक है, जैसे कोई पर्सन अगर लापरवाही के साथ काम करेगा, केयरलेसली करेगा, है ना, तो हम कह देते हैं कि भाई तुमने गुड फेथ में काम नहीं किया है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। एक मूवी है, जैसे एक मेडिकल वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। कोई डॉक्टर है ना, अब कोई डॉक्टर है और जिसके पास बिल्कुल भी क्वालिफिकेशंस नहीं है, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सर्जरी वगैरह कैसे की जाती है, एक तरीके से कह लो कंपाउंडर है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है सर्जरी वगैरह का, ट्रीटमेंट वगैरह करने का। आप गए डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए, किसी तरीके का इलाज वगैरह करवाने के लिए, और वो कंपाउंडर ने क्या कर दिया, तुम्हारा सर्जरी कर दी, तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, एक ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड ही नहीं है उस चीज को करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि कंपाउंडर ने क्या किया है, गुड फेथ नहीं रखा है, उसने गुड फेथ में काम नहीं किया है। क्योंकि अगर तुम गुड फेथ में काम कर रहे होते तो तुम ऐसी हरकत नहीं करते, आप रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी के साथ बिहेव करते। आपने जो हरकत करी है वो तो पूरा लापरवाही का काम है। भाई तुमको सर्जरी करनी नहीं आती है, तुमको ऑपरेशन करना नहीं आता है, तुमने कर दिया, आदमी मर जाता तो ऑपरेशन टेबल के ऊपर। इसका ही एक मूवी वाला एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे ले सकते हो, अगर आपने देखी हो, काफी पुरानी पिक्चर है, करीना कपूर की है, अक्षय कुमार की है, कम बख्त इश्क उसका नाम है। मूवी में ऐसा ही दिखाया है कि अक्षय कुमार एक स्टंट करते हुए घायल हो जाता है, इंज्योर हो जाता है, तो वो अपना एक ऑपरेशन करवाने के लिए आता है। करीना कपूर उसका ऑपरेशन करती है, लेकिन ऑपरेशन करते करते करीना कपूर के हाथ में एक घड़ी होती है जिसमें एक पेंडेंट लटका होता है, जिससे ओम मंगलम गाना निकलता है, और वो पेंडेंट वो ऑपरेशन करते करते अक्षय कुमार की बॉडी के अंदर में छोड़ देती है। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या कहेंगे कि ये जो हरकत करी है करीना कपूर ने, दिस इज बेसिकली समथिंग नॉट डन इन गुड फेथ। क्योंकि यहां पे आपसे एज अ डॉक्टर, भाई सीधी सी बात है, जब भी कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल ऑपरेशन या सर्जरी करने के लिए जाता है, तो उनसे यही चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि यू आर सपोज टू रिमूव ऑल योर एक्सेसरीज।
अंगूठी, घड़ी, ये सारी चीजें पहन के आप सर्जरी नहीं करते हो, सब कुछ आपको हाथ से उतारना पड़ता है फॉर द सेम रीजन कि गलती से कुछ भी छूट गया अगर पेशेंट के बॉडी के अंदर में, या गिर गया, या आपके जो भी तुम हाथ में पहने डाले हुए हो उससे पेशेंट के अंदर कहीं लगा गई तो और इंजुरी वगैरह हो जाएगी यहाँ पे। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज होती है, ये केयरफुलनेस वाली चीज होती है जो डॉक्टर से हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसी का उल्टा किया है करीना कपूर ने उस पिक्चर में कि क्या ब्रेसलेट पहन के चली गई मैडम ऑपरेशन करने और छोड़ के आ गई पेंडेंट अक्षय कुमार के पेट के अंदर में। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है। तो मतलब करीना कपूर ने जो है यहाँ पे गुड फेथ में काम नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद क्लॉज नंबर 12 पे आ जाइए। क्लॉज नंबर 12 आपको बताता है गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब सरकार का मतलब क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट का मतलब, सरकार का मतलब होता है या तो आपकी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। ये याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि दो ही तरह की सरकार होती है इंडिया में, या तो केंद्र होती है या फिर राज्य सरकार होती है, और उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लॉज नंबर 13। इसमें आपको हार्बर का मतलब बताया है। हार्बर का मतलब होता है आश्रय देना या किसी को छुपाना। अब किसको हार्बर दोगे, किसको छुपाओगे, किसकी मदद करोगे? भाई सिंपल सी बात है, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, क्राइम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जिसने क्राइम किया है उसी को आश्रय दोगे, उसी को छुपाओगे और उसी की मदद यहाँ पे करोगे। तो हार्बर का मतलब देखो क्या होता है, या हार्बर का जो डेफिनेशन आपको प्रोवाइड किया गया है वो प्रोवाइड किया गया है एक अपराधी के कॉन्टेक्स्ट में, एक क्रिमिनल के कॉन्टेक्स्ट में। कोई व्यक्ति है जो अपराध करके आया हुआ है और तुमको पता है कि वो अपराध करके आया हुआ है, तो बजाय कि तुम पुलिस को पकड़ने में मदद करो या उस पर्सन को तुम पुलिस को हैंडओवर करो, तुम बेसिकली क्या करो, उसकी किसी भी तरीके से मदद कर दो, उसको किसी भी तरीके से हेल्प कर दो, एनीथिंग। तुम पुलिस से पकड़े, वो आदमी पुलिस से ना पकड़ा जाए उसके लिए तुम उसको अपने घर में छुपा लो, किसी दूसरे के घर में छुपा लो, कहीं और तुम उसको रहने की जगह दे दो, तुम उसको खाना पीना दे दो, तुम उसको गाड़ी दे दो, भाई उसको लेट्स से स्टेट छोड़ के भागना है या उसको शहर छोड़ के फरार होना है, तो आपने अपनी गाड़ी उसको दे दी कि लो भाग जाओ इसमें जाके। आपने उसको कपड़े दे दिए क्योंकि वो मर्डर करके आया था तो उसके कपड़े खून में खराब हो चुके थे, तो आपने उसकी कपड़ों में सहायता कर दी यहाँ पे। तो कोई भी पर्सन है जिसे पुलिस पकड़ सकती है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और उस पर्सन को गिरफ्तारी से या पकड़े जाने से बचाने के लिए तुम कोई भी मदद अगर उसकी करो, तुम उसको रहने की जगह दो, तुम उसको खाने पीने की चीजें दो, तुम उसको पैसा दो, तुम उसको कपड़ा दो, तुम उसको हथियार दो, है ना, तुम उसको एम्यूनेशन वगैरह दो, तुम उसको गाड़ी दो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दो, ये सारा किस में काउंट किया जाता है? ये सारा जो है आपका हार्बर के अंदर में काउंट किया जाता है। या फिर ये देखो, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है किसी पर्सन को इन्हीं तरीकों से मदद किया जा सकता है, कुछ भी और एनीथिंग एल्स जिसमें तुम उसकी हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, पुलिस से गिरफ्तार होने से बचने में, अरेस्ट होने से बचने में, वो सारा आपका क्या माना जाता है? वो सारा यहाँ पे आपका हार्बरिंग के अंदर में काउंट किया जाता है। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कोई पर्सन है जो कि अरेस्ट होने वाला है, आपको पता है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, तुमने लाके उसको अपने घर में छुपा लिया, या फिर तुमने उसको पैसे दे दिए ताकि वो टिकट, ट्रेन का टिकट कटा के या बस का टिकट कटा के शहर से जो है फरार हो जाए, लापता हो जाए। तो तुमने बेसिकली क्या करा है? तुमने हार्बरिंग का काम किया है। तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब आप कभी भी किसी भी पर्सन को पुलिस से बचने में मदद करते हैं, गिरफ्तारी से बचने में मदद करते हैं, अरेस्ट होने से बचने में मदद करते हैं, वो आपका हार्बरिंग माना जाता है, वो आपका सहायता के अंदर में काउंट किया जाता है, ठीक है। क्लॉज नंबर 14 पे आ जाइए। इसमें आपको इंजुरी वर्ड का मतलब बताया गया है। अब यहां पे ध्यान रखना, देखो जब हम इंजुरी वर्ड पढ़ते हैं तो हमें सुन के पढ़ के ऐसा लगता है, क्योंकि एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज में इंजुरी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब शरीर पे कोई इंजुरी होती है, जैसे कहीं लगा गई, कहीं चोट वगैरह आ गई, तो हम कहते हैं कि इंजुरी हो गई है यहाँ पे। लेकिन वो बेसिक इंग्लिश सेंस में है ना, या फिर वो मेडिकल सेंस में है। लॉ में जब आप इंजुरी वर्ड पढ़ते हो तो उसमें हर तरह की इंजुरी काउंट की जाती है जो किसी व्यक्ति को तुम पहुंचा सकते हो भारतीय न्याय संहिता में कोई भी अपराध करके। एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर आएगा ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर के खिलाफ या इंसान के शरीर के साथ क्या क्या अपराध किए जा सकते हैं। उन सभी अपराधों में तुम बेसिकली इंसान को कहां पे नुकसान पहुंचा रहे हो, कहां पे उसको हार्म पहुंचा रहे हो, उसके शरीर पे। फिर भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। वहां पे बेसिकली तुम जो भी अपराध करते हो, तुम सामने वाले पर्सन की संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे होते हो, चाहे रॉबरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे थेफ्ट हो, चाहे क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हो, चाहे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, चाहे मिसचिफ हो, ठीक है। तीसरा यहां पे आ जाता है, जब आप किसी भी, जैसे मान लेते हैं कि कोई शादीशुदा महिला है, ठीक है, कोई मैरिड लेडी है, आप और आपके घर वाले उसको परेशान कर रहे हैं दहेज के लिए, या उसके साथ मार पिटाई कर रहे हो, या किसी भी तरीके से उसको हैरास कर रहे हो, तो यहां पे आप उस महिला की मानसिक स्थिति, यानी कि उसके दिमाग पे इंजुरी कर रहे हैं, क्योंकि मानसिक तौर पे वो परेशान हो रही है, एंजाइटी में है, नर्वसनेस उसको हो रही है, डिप्रेशन में जा रही है, स्ट्रेस में जा रही है, ठीक है, तो तुमने उसके दिमाग पे इंजुरी यहां पे पहुंचाई है। और चौथा क्या हो जाता है, जैसे मानहानि का अपराध, डिफेमेशन का अपराध। तो डिफेमेशन के अपराध में क्या होता है, तुम किसी की रेप्यूटेशन को इंजुरी पहुंचा रहे होते हो, तुम किसी की प्रतिष्ठा को, तुम किसी की इमेज को यहां पे नुकसान पहुंचा रहे होते हो, ठीक है। तो यहां पे जो भारतीय न्याय संहिता है वो बात करता है कि बीएनएस में जब भी आप कोई अपराध करोगे, किसी भी पर्सन के साथ जब तुम अपराध करोगे, तो अपराध का असर इन चार में से एक जगह पे पहुंचेगा, या इन एक से ज्यादा जगह पे भी पहुंच सकता है ना। तुम किसी के साथ अपराध करोगे, हो सकता है तुमने उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया होगा, हो सकता है अपराध करके तुमने उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया होगा, हो सकता है तुमने उसके दिमाग पे नुकसान पहुंचाया होगा, या हो सकता है कि तुमने उसकी रेप्यूटेशन को, उसकी इमेज को यहां पे नुकसान पहुंचाया होगा, है ना। तो हम इन सभी तरह के नुकसानों को इंजुरी मान के चलते हैं, हमारे लिए ये सारी इंजुरी है। जहां पे अपराध करके किसी भी पर्सन को कोई भी नुकसान पहुंच रहा होता है, वो सारी हमारे लिए क्या है, इंजुरी है। तो आप याद रखेंगे कि इंजुरी माइंड को भी हो सकती है, बॉडी को भी हो सकती है, रेप्यूटेशन, इमेज को भी हो सकती है, और प्रॉपर्टी को भी हो सकती है, ठीक है। तो इंजुरी वर्ड जब भारतीय न्याय संहिता में यूज किया जाता है, इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल इंजुरी, इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर माइंड, योर प्रॉपर्टी एंड योर रेप्यूटेशन वाला इंजुरी, ठीक है। तो आज की हमारे डेफिनेशन क्लॉजेस जो हैं वो यहीं तक हैं, ठीक है। आगे के जो डेफिनेशंस हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो बिफोर आई एंड द क्लास, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप में से कोई भी जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो आई एम श्योर एलएलबी के बाद आप सबके अलग अलग प्लान्स होंगे, तो आपके सभी प्लान्स की तैयारी जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे करवाई जाती है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स हो, है ना। अगर आप लिटिगेशन ड्राफ्टिंग करना यहाँ पे सीखना चाहते हैं, अगर आप सीबीआई एपीपी का एग्जाम देना चाहते हो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब में अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, एसबीआई की वैकेंसी निकली हुई है, आईबीपीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप AIB 22 की तैयारी करना चाहते हैं, ऑल दीज एग्जाम्स आर कवर्ड बाय आवर प्लेटफॉर्म। तो आप चाहें तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनफैक्ट नंबर भी है ना, आप जो है उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बैच के डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, सो सी यू गाइज नेक्स्ट